नमस्कार, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल नवनीत टॉक्स में। आज हम देखेंगे कक्षा 8वीं की हिंदी की पूरक पाठ्य पुस्तक जिसका नाम है भारत की खोज, और इस पुस्तक को लिखा है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। आज हम इस पुस्तक का 6वां पाठ देखने जा रहे हैं जिसका शीर्षक है अंतिम दौर एक। इस पाठ के अंतर्गत भी बहुत सारे शीर्षक हैं जिनको अलग अलग भागों में मैंने बांट दिया है। आज जिस शीर्षक को हम पढ़ने जा रहे हैं वो है हिंदुओं और मुसलमानों में सुधारवादी और दूसरे आंदोलन। ये जो शीर्षक है ये भी अपने आप में काफी लंबा है। इसे भी मैंने अलग अलग भागों में बांट करके सारे वीडियोस जो है वो अपलोड कर दिए हैं। आज हम इस शीर्षक का अंतिम भाग देखने जा रहे हैं और आज का भाग है भाग 6। तो आइए देखते हैं इस शीर्षक के अंतर्गत पंडित जवाहरलाल नेहरू हमें क्या बता रहे हैं। जैसा कि हम लोगों ने इस शीर्षक के अंतर्गत देखा है कि बहुत सारे ऐसे महापुरुष आए, ऐसे नेता आए जिन्होंने भारतवर्ष के विकास के लिए काफी सारे बदलाव और आंदोलन चलाए। इसी चीज को आगे बढ़ाते हुए वर्ष 1912 में विकास की दृष्टि से मुसलमानों के लिए उल्लेखनीय था। अब यहाँ पर यह कहा गया है कि वर्ष 1912 जो था ये काफी महत्वपूर्ण वर्ष रहा था, क्योंकि विकास की दृष्टि से, और वो भी मुसलमानों के विकास की दृष्टि से, ये वर्ष जो है ये काफी महत्वपूर्ण और उल्लेखनीय माना जाता है। तो आइए देखते हैं ये किस तरह से महत्वपूर्ण और उल्लेखनीय था मुसलमानों के लिए। इन बिंदुओं के अंतर्गत हम समझते हैं। सबसे पहला है 2 नए साप्ताहिक पत्र निकाले गए। अब यहाँ पर इस वर्ष 2 साप्ताहिक पत्र निकाले गए। साप्ताहिक पत्र का मतलब होता है जो सप्ताह में 2 बार निकाले जाते हैं, एक वीक में 2 बार निकाले जाते हैं। तो वो कौन कौन से पत्र थे? यहाँ पर पत्र का मतलब है समाचार पत्र। पहला था उर्दू में अल हिलाल। उर्दू भाषा में एक समाचार पत्र निकाला गया था जिसका नाम था अल हिलाल। और वहीं दूसरी तरफ अंग्रेजी भाषा में भी एक समाचार पत्र निकाला जा रहा था जिसका शीर्षक था द कॉमरेड। अब अल हिलाल के बारे में कुछ बातें यहाँ पर बताई गई हैं। आरंभ अबुल कलाम आजाद द्वारा किया गया। इस समाचार पत्र की जो शुरुआत थी वो अबुल कलाम आजाद द्वारा की गई थी। अबुल कलाम आजाद के बारे में भी बहुत सारी बातें यहाँ पर बताई गई हैं, एक एक करके हम देखते हैं। उस समय वे कांग्रेस के सभापति के पद पर थे। ये वो समय था जब उन्होंने ये समाचार पत्र भी निकाला था और उसी समय वो कांग्रेस के सभापति के पद पर भी कार्य कर रहे थे। 24 वर्ष के प्रतिभाशाली नव युवक थे। उस वक्त अबुल कलाम आजाद जो थे उनकी आयु जो थी वो 24 वर्ष की थी और वो बहुत ही प्रतिभाशाली नव युवक माने जाते थे। बाहर के इस्लामिक दुनिया के बारे में भी जानकारी हासिल की। और यहाँ पर ऐसा नहीं था कि ये सिर्फ भारत के ही मुसलमान थे, भारत के अलावा भी जो आसपास के इस्लामिक देश थे वहाँ भी क्या कुछ घट रहा है, क्या चीजें चल रही हैं, किस तरह की प्रगति हो रही है, ये सारी बातों की जानकारी इन्होंने रखी थी। इस्लामी देशों में सबसे प्रसिद्ध भारतीय मुसलमान थे। भारत के आसपास जो इस्लामी देश थे वहां पर अबुल कलाम आजाद जो थे एक बहुत ही प्रसिद्ध भारतीय मुसलमान माने जाते थे। बहुत सारे इस्लामिक देशों में भी उन्हें बहुत अच्छी तरह जाना जाता। इसके अलावा है 15-20 वर्ष की आयु में अपने फारसी और अरबी ज्ञान और गहन अध्ययन के लिए प्रसिद्ध हो गए थे। 15 से 20 वर्ष की आयु में ही इन्हें फारसी और अरबी भाषा का बहुत अच्छा ज्ञान था और इस ज्ञान की वजह से ही और इस अध्ययन की वजह से ही ये काफी प्रसिद्ध हो गए थे। बहुत सारे लोग उन्हें इस ज्ञान की वजह से भी जानते थे। सुधारवादी आंदोलनों की भी इन्हें जानकारी थी और उस वक्त भारतीय लोगों के विचारों में बदलाव लाने के लिए, उनके सोचने के तरीके को बदलने के लिए बहुत तरह के आंदोलन चलाए जा रहे थे। इन सब की जानकारी उन्हें अच्छी तरह से थी। धर्म ग्रंथों की व्याख्या भी की। अब यहाँ पर सिर्फ ये इस तरह के आंदोलन में ही नहीं लगे हुए थे बल्कि धर्म ग्रंथ, भारत के जो धर्म ग्रंथ थे उनकी भी इन्होंने व्याख्या। तो यहाँ पर वर्ष 1912 विकास की दृष्टि से मुसलमानों के लिए क्यों महत्वपूर्ण था या उल्लेखनीय था, इन बिंदुओं के अंतर्गत आप जान सकते हैं। आइए देखते हैं आगे बताया गया है अबुल कलाम आजाद का उदार दृष्टिकोण। यहाँ पर दृष्टिकोण का मतलब है देखने का तरीका या भविष्य के बारे में सोचने और समझने का तरीका। तो इनका जो दृष्टिकोण था व्यापक था, बहुत ही उदार था, दूर तक की दूर दृष्टि ये रखते थे। भविष्य में क्या होने वाला है, किस तरह के कदम आज उठाए जाने चाहिए जिससे कि हमारा भविष्य सुंदर हो, इस चीज का भी वो बहुत ज्यादा ध्यान रखते थे। तो आइए देखते हैं उनके दृष्टिकोण के बारे में और क्या बताया गया है। दृष्टिकोण उदार और तर्क संगत था। यहाँ पर ऐसा नहीं था कि सिर्फ भविष्य को लेकर के वो सपने बुन रहे थे, बल्कि पूरी तरह से तर्क संगत भी वो बातें करते थे। कौन से ऐसे काम आज हमें करने चाहिए, किस तरह के कदम उठाने चाहिए जिससे कि भविष्य हमारा सुनहरा हो या भारत जो है प्रगति की राह पर चले, ये सारी बातों का उनके पास पूरा पूरा तर्क था। पुराने नेताओं के सामंती, संकीर्ण धार्मिकता और अलगाववादी दृष्टिकोण से दूर थे। लेकिन यहाँ पर जो हमारे पुराने नेता थे, जो आज भी पुराने तरीके से सोचते थे,
आधुनिक विचारधारा को अपनाने में उन्हें बहुत संकोच होता था। वो यही सोचते थे कि अगर हम आधुनिक बातों को अपना लेंगे तो हमारे भारत की संस्कृति या हमारे भारत की परंपरा जो है वो खत्म हो जाएगी। इस तरह के जो लोग थे और जो सामंती विचारधारा रखते थे। सामंती दृष्टिकोण का मतलब ये है कि जो राजा है उसे श्रेष्ठ माना जाता है और राजा के अधीन ही जो सारे लोग हैं वो रह करके कार्य कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस तरह के दृष्टिकोण से वो दूर रहते थे। संकीर्ण धार्मिकता, धर्म को लेकर के जो लोगों में संकीर्णता थी, जो कुप्रथाएं थी, जो रूढ़िवादी विचारधारा थी और साथ ही साथ अलगाववादी दृष्टिकोण। अलगाववादी दृष्टिकोण का मतलब है कि किसी भी राज्य को भारत से अलग करके एक नए देश के रूप में बदल देना। इस तरह के दृष्टिकोण से वो बिल्कुल दूर रहते थे। इन सब के बिल्कुल वो खिलाफ थे। अपने स्वभाव के कारण भारतीय राष्ट्रवादी माने गए, लेकिन उनका स्वभाव जो था वो इतना अच्छा था और इतना व्यापक था, इतना खुला हुआ था कि वो एक भारतीय राष्ट्रवादी माने गए। मतलब कि अपने भारत देश के प्रति बिल्कुल वो समर्पित माने जाते थे, एक सच्चे भारतीय वो कहलाए। आगे है अबुल कलाम आज़ाद का अद्भुत व्यक्तित्व। इनका जो व्यक्तित्व था वो भी इतना आकर्षक और अद्भुत था कि जो इनसे मिलता था वो इनके गुणों की प्रशंसा किए बिना नहीं रहता था। अब इसके अंतर्गत क्या बताया गया है, उनकी शैली में उत्तेजना और तेजस्विता थी। जब भी वो बात करते थे, लोगों को संबोधित करते थे, तो उनके बोलने का जो तरीका था, उनके लोगों से संपर्क करने का जो तरीका होता था वो उनमें उत्तेजना भर देता था। लोग उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा सुनना चाहते थे और एक तेज उनके चेहरे पर झलकता था। उनके अंदर आत्मविश्वास की भावना कूट कर भरी हुई थी। लोगों को यह दिखाई देता था कि जो वो कह रहे हैं उसे वो करने में कितने समर्थ हैं। उनकी फारसी भाषा को समझना कभी कभी कठिन होता था। चूंकि वो फारसी और अरबी भाषा के बहुत अच्छे ज्ञाता थे, इस भाषा को वो बहुत अच्छे से समझते थे और कभी कभी इतनी शुद्ध वो फारसी भाषा बोलते थे कि लोगों को उनकी बात को समझने में कठिनाई भी होती थी। नए विचारों के लिए नई शब्दावली का प्रयोग आरंभ किया। यहाँ पर जो नए बच्चे थे उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए वो नई नई तरह की शब्दावली का भी प्रयोग करते थे। बहुत सारे नए शब्दों का वो प्रयोग करते थे और ये जो नया प्रयोग है ये इनके द्वारा ही सबसे पहली बार शुरू किया गया था। उर्दू भाषा का प्रयोग आरंभ किया। लोगों के साथ उर्दू भाषा में जो बात करने की एक शुरुआत थी वो इनके द्वारा ही की गई थी। इससे पहले उर्दू भाषा का जो प्रयोग है इतना ज़्यादा चलन में नहीं था। तो आइए आगे देख लेते हैं। इसके बाद है उनके अन्य गुण। अबुल कलाम आजाद में और भी बहुत सारे गुण थे, जिनमें अगला है ज्ञान से भरपूर तर्क की क्षमता और आधुनिक दृष्टिकोण का विचित्र मेल उनमें था। वो बहुत बड़े ज्ञानी थे, बहुत सारी भाषाओं का उन्हें ज्ञान था ही, तर्क की क्षमता रखते थे। लोगों के सामने जो भी अपनी बात रखते थे, अपने विचार रखते थे, उनका पूरा तर्क उनके पास होता था। किस तर्क पर, किस आधार पर वो बातें कर रहे हैं, इस चीज को वो समझाने में लोगों को पूरी तरह से सक्षम रहते थे। इसके साथ ही उनका जो दृष्टिकोण था वो भी बिल्कुल आधुनिक था। नए तरीके से वो सोचते थे। पुरानी जो रूढ़िवादी विचारधारा है उसके साथ वो बिल्कुल भी नहीं चलते थे। उन्हें अच्छी तरह पता था कि अगर भारत देश को आगे बढ़ाना है, हमें विकास की तरफ जाना है, तो हमें आधुनिकता को अपनाना ही पड़ेगा। और ये जो उनका मेल था ज्ञान और आधुनिक विचारधारा का या आधुनिक दृष्टिकोण का, ये जो मेल था ये काफी विचित्र था। ये उन्हें और भी ज्यादा आकर्षक बनाता था। आज प्रयोग की जाने वाली उर्दू भाषा का रूप उन्हीं की देन है। आज जो बोलचाल में हम उर्दू भाषा का प्रयोग करते हैं, ये जो चलन है ये उन्होंने ही शुरू किया था। इससे पहले उर्दू भाषा का प्रयोग इतना ज्यादा नहीं किया जाता था। आगे का बिंदु है अलीगढ़ कॉलेज से अबुल कलाम आजाद का संबंध। अब यहाँ पर अलीगढ़ जो कॉलेज था, जो कि सिर्फ मुसलमानों के लिए उस वक्त बनाया गया था, और यहाँ पर मुसलमानों को अंग्रेजी की शिक्षा दी जाती थी और उन्हें इतना काबिल बनाया जाता था कि वो किसी भी सरकारी नौकरी को पा सके। तो यहाँ पर अलीगढ़ कॉलेज से आखिर अबुल कलाम का जो संबंध था वो कैसा था? अलीगढ़ कॉलेज में सर सैयद खां से उनका संबंध रहा। सर सैयद खां जो थे वो भी अलीगढ़ कॉलेज से ही संबंधित थे और उनके साथ भी अबुल कलाम आजाद जो थे उनका बहुत ही अच्छा संबंध रहा था। अलीगढ़ कॉलेज की अलग परंपरा थी। अब हमें अच्छी तरह से पता है कि अलीगढ़ कॉलेज की स्थापना एक अलग ही उद्देश्य को लेकर के की गई थी और उनको इतना काबिल और इतना शिक्षित बनाया जाता ताकि उन्हें आराम से सरकारी नौकरी मिल सके। तो यहाँ पर वहाँ की परंपरा जो थी वो बिल्कुल अलग ही थी। राजनीतिक और सामाजिक रूप से रूढ़िवादी थी। अब यहाँ पर राजनीतिक और सामाजिक तौर पर अगर देखा जाए तो बहुत ही रूढ़िवादी परंपरा के साथ अलीगढ़ कॉलेज में जो चीज़ें हैं या जो नीतियाँ हैं, जो नियम है वो चल रहे थे। राजनीतिक और सामाजिक इसलिए कहा जा रहा है इसे क्योंकि राजनीतिक तौर पर यहाँ पर जो पढ़ने वाले मुस्लिम जो थे वो पूरी तरह से ब्रिटिश जो थे उनका समर्थन करते थे। कोई भी ऐसा कार्य वो नहीं करते थे जिससे कि ब्रिटिश सरकार को ये लगे कि मुस्लिम जो हैं वो हमारे विरुद्ध हैं।
और इसके साथ ही साथ समाज में वो अपने आप को ऊंचा उठाना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने ये निश्चय किया था कि किसी भी तरह से जो सरकारी नौकरी है वो हमें पानी है। और रूढ़िवादी तो थे ही, पूरी तरह से मुस्लिमों का ये कॉलेज माना जाता था। यहाँ पर सिर्फ मुस्लिम जो लोग थे उन्हें ही शिक्षा दी जाती थी। इसीलिए अलीगढ़ कॉलेज को राजनीतिक, सामाजिक और रूढ़िवादी बताया गया है। अलीगढ़ के विद्यार्थियों का एक मुख्य लक्ष्य था, जैसा कि मैंने पहले बताया है कि अलीगढ़ में जो पढ़ने वाले मुस्लिम विद्यार्थी हुआ करते थे उनका एक ही मुख्य लक्ष्य होता था। वो क्या था? निचले दर्जे की सरकारी नौकरी पाना। यहाँ पर छोटी से छोटी वो नौकरी करना चाहते थे, लेकिन वो भी सरकारी नौकरी करना चाहते थे। किसी भी तरह से वो ब्रिटिश शासन के अंतर्गत जो भी नौकरियां होती थी उसे वो पाना चाहते थे। इसके लिए अंग्रेजों का पूरी तरह समर्थन करते थे। अब यहाँ पर जो मुस्लिम विद्यार्थी पढ़ रहे थे वो किसी भी तरह से अंग्रेजों के खिलाफ नहीं जाना चाहते थे। वो पूरी तरह से अंग्रेजी शासन जो था उसका समर्थन किया करते थे। राष्ट्रवाद और विद्रोह से दूर रहते थे। राष्ट्रवाद मतलब कि भारत के प्रति अपने आप को उतना ज़्यादा समर्पित नहीं दिखाते थे। वो सिर्फ यही जताना चाहते थे कि वो किसी भी परिस्थिति में ब्रिटिश शासन के साथ हैं। और विद्रोह, वो कभी भी ब्रिटिश शासन के खिलाफ विद्रोह में शामिल नहीं होंगे। ये सारी चीज़ें वो पूरी तरह से दिखाना चाहते थे। तो आइए आगे देखते हैं। इसके बाद बताया गया है समय के साथ विद्यार्थियों की सोच में आए बदलाव। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, अलीगढ़ जो कॉलेज था वहाँ पढ़ने वाले जो विद्यार्थी थे उनकी सोच में भी बदलाव आने लगा। अब ये बदलाव किस तरह का था? नए मुस्लिम बुद्धिजीवियों का वर्ग आगे आ रहा था। अब यहाँ पर एक ऐसा वर्ग, एक ऐसा समूह मुस्लिमों का आगे आ रहा था जो कि अपने हिसाब से सोचता था, अपने हिसाब से विचारता था। वो किसी के कहने पर किसी भी तरह का फैसला नहीं लेता था। तो ये बुद्धिजीवी वर्ग जो था वो आगे जाकर के किस तरह के कार्य कर रहा था, आइए देखते हैं। कभी आगे आकर और कभी पर्दे के पीछे रहकर मुस्लिम आंदोलन को प्रभावित करता। अब यहाँ पर जो मुस्लिम बुद्धिजीवियों का जो वर्ग था वो कभी आगे आकर के, बिल्कुल खुले तौर पर आगे आकर के काम करता, और कभी पर्दे के पीछे रहकर। पर्दे के पीछे रहकर काम करने का मतलब है छुपकर मुस्लिम जो आंदोलन हो रहे थे उनमें वो पूरी तरह से भाग लेता था और उन्हें भी प्रभावित कर रहा था। इन्हीं प्रयासों से मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। अब ये जो नया वर्ग इस तरह के क्रियाकलाप में संलग्न था, इन्हीं के कारण एक नए राजनीतिक पार्टी का उदय हुआ जिसका नाम था मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग जो राजनीतिक पार्टी थी उसमें जो नेतागण थे वो यही चाहते थे कि उन्हें एक अलग मुस्लिम राष्ट्र जो है वो दे दिया जाए, और इसी उद्देश्य को लेकर के मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। अबुल कलाम आज़ाद के विचारों का युवाओं पर प्रभाव। अबुल कलाम आज़ाद जो थे बिल्कुल आधुनिक विचारधारा के साथ चल रहे थे, और उनके इन आधुनिक विचारधाराओं का प्रभाव जो था वो युवाओं पर कैसे पड़ रहा था। पुरातन पंथी और राष्ट्र विरोधी भावना को खत्म किया। अब यहाँ पर इन्होंने जो पुरातन पंथी, जो पुराने तरीके से सोचने विचारने का तरीका था, और साथ ही साथ राष्ट्र विरोधी, हमारे भारतवर्ष के विरोध में जिस तरह की विचारधारा चल रही थी लोगों के बीच में, इस चीज़ को उन्होंने बिल्कुल खत्म करने की कोशिश की। उनके विचारों से अलीगढ़ की परंपरा प्रभावित हुई, और यहाँ पर जो अलीगढ़ की एक परंपरा थी कि हमें कभी भी ब्रिटिश शासन के विरुद्ध में खड़े नहीं होना है, हमें सिर्फ इसलिए अंग्रेजी भाषा का ज्ञान होना चाहिए कि हमें सरकारी नौकरी मिल सके। इस तरह की जो परंपरागत जो विचारधारा थी वो भी कहीं ना कहीं अबुल कलाम आज़ाद के आधुनिक विचारों के कारण प्रभावित हो रही थी। बुजुर्गों को उनके विचार पसंद नहीं थे, लेकिन यहाँ पर जो मुस्लिम बुजुर्ग वर्ग थे उन्हें अबुल कलाम आज़ाद की यह आधुनिक विचारधारा बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही थी। युवा लेखक और पत्रकारों ने मुस्लिम बुद्धिजीवियों में सनसनी पैदा कर दी थी। यहाँ पर ऐसे बहुत सारे युवा लेखक थे, पत्रकार थे, जिन्होंने अपने लेख के माध्यम से, अपने आर्टिकल्स के माध्यम से जो मुस्लिम बुद्धिजीवी थे उनमें सनसनी पैदा कर दी थी। इस तरह के लेख और इस तरह के कार्य वो कर रहे थे कि जो मुस्लिम बुद्धिजीवी थे, जो अलग तरह से सोच रहे थे, उनमें बिल्कुल हलचल सी मचा दी थी। युवा पीढ़ी में उत्तेजना का संचार हुआ, और यहाँ पर अबुल कलाम आज़ाद के विचारों से जो युवा पीढ़ी थी उनमें एक जोश सा भर गया, एक उत्तेजना का संचार हो रहा था, और यहाँ पर ब्रिटिश शासन के खिलाफ भी धीरे धीरे उनमें जो विद्रोह है वो पनपने लगा था। तो यहाँ पर इस तरह से अबुल कलाम आज़ाद के बारे में, उनके विचारों के बारे में और उनके विचारों का क्या प्रभाव पड़ रहा था, इन सब की जानकारी हमें इस शीर्षक के अंतर्गत पंडित जवाहरलाल नेहरू देना चाह रहे हैं। तो बच्चों, आशा है आज जो हमने पार्ट 6 अंतिम दौर के अंतर्गत ये जो शीर्षक है हिंदुओं और मुसलमानों में सुधारवादी और दूसरे आंदोलन, इसका जो भावार्थ मैंने फ्लो चार्ट की मदद से आपको समझाया है ये आपको समझ में आ गया होगा। इस पुस्तक के अन्य भावों का भावार्थ भी आपको जल्दी ही देखने को मिलेगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। नमस्कार।